appointment of judges is government jobs. Now, this was said by Union Law Minister Kiran Rijiju. Now, what is this issue of judges appointing judges, and what is the matter regarding the collegium system and NJAC, that is National Judicial Appointment Commission, which was held to be unconstitutional by the Honorable Supreme Court? Hello and welcome to another session of AB Discuss with Maddie, presented you by Alpha S Academy. And to discuss with this issue of collegium system and NJAC, we have with us Madhav Patro, the founder of Alpha S Academy. Hello and good morning, Madhav. I hope you are having a great day. Good morning, Avi. Good morning. Basically, Madhav, if today I may start, so let me just read out the constitutional provision regarding to the appointment in judiciary. Now it is Article 124, subclause 2 and 217, Article 217 of the Indian Constitution, that deals with the appointment to the Supreme Court as well as the High Courts. Article 2124, subclause 2, says that every judge of the Supreme Court shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal after consultation with such of the judges of the Supreme Court and of the High Court in the state that the President may deem necessary for the purpose. Now, if I may read out a section of it. President by warrant under his hand and seal after consultation with such of the judges. Now, मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं कि जो ये वर्ड कंसल्टेशन है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस सिंगल वर्ड ने जो है जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के बीच में एक घमासान मचा के रखा है। और आपको जो इसके बारे में जो है आगे माधव ब्रीफ करेंगे। माधव, if you could just like in brief tell us what is collegium, what is NJAC, what is the problem regarding it, and how has it evolved? ये जो कोलिजन सिस्टम है बहुत ही फनी टॉपिक है, क्योंकि 3 डेकेड से चल रही है और ये बहुत मतलब जो बहुत बड़े एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, फिर भी चलती है। और इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द डेमोक्रेटिक वर्ल्ड जजेस आर अपॉइंटेड बाय द जजेस। Yeah, the only country, democratic country in the world, the mother of democracy. As per my knowledge. हाँ, अभी क्या हुआ कि कोलिजन सिस्टम क्या है कि कोलिजन सिस्टम 2 लेवल्स पे होता है एक्चुअली टेक्निकल में। एक सुप्रीम कोर्ट में होती है जो कोलिजन सिस्टम, उसमें क्या होता है कि सीजीए प्लस 4 जजेस, और जो हाई कोर्ट में होता है उसमें सीजीए प्लस इनर जजेस होते हैं। लेकिन जो अल्टीमेट कोलिजम होती है वो सुप्रीम कोर्ट में, वो जो कोलिजम होती है वही होती है, क्योंकि वही डिसाइड करती है कि अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर्स का हायर जुडिशरी का, इसीलिए। लेकिन जो कोलिजम सिस्टम है ना, इसको समझने के लिए ना बहुत ही हमें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। देखिए, अभी कोलिजम, प्री कोलिजम एरा, जो प्री कोलिजम एरा थी, जैसा आप समझ लीजिए 1980s तक एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का बेस में चलता था कि आप कुछ जजेस को सिलेक्ट किया है, वो प्रेसिडेंट के पास जाती थी, फिर वो जो सुप्रीम कोर्ट का सीजीए और सीनियर मोस्ट जजेस होते उनसे बात करते थे और जजेस को अपॉइंट किया जाता था। वो एक प्राइमेसी ऑफ द एग्जीक्यूटिव होता था। लेकिन अभी 1990 जो फर्स्ट जजेस, जो 3 जजेस का केस था, उसके बाद ये थोड़ा सा चेंज होने लगा है। फॉर एग्जाम्पल 1981 का जो जजेस, जो फर्स्ट जज केस था, उसमें भी जो कंसल्टेशन, जो वर्ड आपने बोला है, उसको अपहोल्ड किया था और प्राइमेसी ऑफ द एग्जीक्यूटिव ओवर जुडिशरी को रखा था। लेकिन सेकंड जज और थर्ड जज केस में इन्होंने जब 1993 के बाद हम बोल सकते हैं कि कोलिजम का एरा स्टार्ट हो गया जी। उसमें क्या हुआ था कि जो कंसल्टेशन का वर्ड है उसको कॉन्करेंस में चेंज कर दिया था। मतलब जो जुडिशरी नेम देगी उसको प्रेसिडेंट को मानना ही मानना है, वो मैंडेटरी कर दिया। तो उसके बाद थोड़ा चेंजेस, थर्ड जजेस केस में यही चेंजेस आया था कि उन्होंने कोलिजम सिस्टम को तो रखा था, लेकिन जजेस को जो नंबर है, जो 5, पहले 3 थे, अभी 5 कर दिया, सीजीए प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बस यही उनका चेंजेस था। ये कोलिजम सिस्टम का एवोल्यूशन है। अभी जो है वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्ट्री, जो गवर्नमेंट ये चाहती है कि इसको डाइवर्सिटी लाए, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी अपहोल्ड किए।
जी आपने सही बोला है कि जो एनजीएसी थी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, तो लाए थे इन लोग जी 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, लेकिन उसको जुडिशरी ने उसको स्क्रैप कर दिया था कि अब ये कॉन्स्टिट्यूशनली बिकॉज वैलिड नहीं है। it was like 4:1. I think it was constitutional bench, and it was a 4:1. एग्जैक्टली। I exactly don't remember who gave the differing opinion. It was Justice Chambleshwar, I think. But then, yeah, हाँ there was हाँ। one judge who was in the favor of NGSC. But then, and that's the bigger problem. If on a lighter note, government said that you cannot always, because that bill was passed by after such discussion, after so much of people voting out there in the both houses, president signing in, and like judiciary like just kicked it off. Like, now there is a merit in that argument that the legislature has to be given some primacy, because the mandate of the people is with the legislature, and then to uphold the democracy. But then it's a very tight rope where you walk, where you don't. Anyways, nobody talks about it. But what were the constitutional assembly debate on this particular topic? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में ये बहुत सारा, मतलब 23 मई से 24 मई 1949 तक इसका डिबेट चला था। ये ठीक है। डिबेट में बहुत सारे डिबेट हुए थे। नेहरू जी भी बात किए थे, अम्बेडकर जी भी बात किए थे, जी लेकिन एक मेन आर्गुमेंट है, एक बी पोकर साहिब, ये जो मद्रास के, मद्रास मतलब उस टाइम में मद्रास अभी तमिलनाडु, जी वहां से रिप्रेजेंट करते थे। जी उन्होंने ये कोलिजम सिस्टम का जो आपने जो बोला है, कंसल्टेशन वर्ड में कंकरेंस, जी एक्चुअली उन्होंने रिकमेंड किया था कि ये कंसल्टेशन वर्ड निकाल के कंकरेंस निकालिए, क्योंकि जुडिशरी को थोड़ा अपहोल्ड कीजिए, ज्यादा पावर दीजिए। जी उसके बाद एक टी सा करके एक मेंबर थे, जी उन्होंने बोले थे कि जुडिशरी को सेपरेट कर दीजिए पूरा जी एग्जीक्यूटिव से, मतलब जी उसका अपॉइंटमेंट। लेकिन जो अम्बेडकर जी थे, उन्होंने बोले कि इन दोनों का जो अमेंडमेंट आर्गुमेंट था उसको पूरा रिजेक्ट कर दिए थे, जी और उन्होंने बोले थे कि ये जो है कंसल्टेशन, ये वर्ड को हम फॉलो करेंगे, क्योंकि इसमें जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को दोनों को भी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसपेरेंसी के लिए। लेकिन ये जो कंसल्टेशन का वर्ड है उसको मिसयूज करके जुडिशरी ने ओवर द इयर्स चेंज कर चुका Absolutely, absolutely. And that's something nobody talks about. और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट से मुझे अभी अभी याद आया कि आवर टीम हैज बीन वर्किंग एंड फाइंडिंग आउट फ्रॉम आर्काइव्स ऑफ इंडिया कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स मिले, एंड दे आर पुटिंग इन बिग एफर्ट्स, ऑल थैंक्स टू आवर टीम, एंड वी आर पुटिंग ऑन आवर चैनल, एंड यू गाइस कैन गो एंड सी। वहां से आपको जो है एक आइडिया मिलेगा, क्योंकि देखो यार, आज के टाइम पे जो हो रहा है, जो अखबार में आ रहा है, वो सब पढ़ रहे हैं, लेकिन वो डिबेट्स अगर आप लिख के आएंगे तो ये आपको एक एज है। ये वो एज है जो आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा देगा, जो आपको अच्छी, वो जो होता है ना, एक मार्क होता है कि सिलेक्शन लाने में, उसमें मदद करेगा। मतलब व्हाट आर द लार्जेस्ट इश्यूज विद द जुडिशियरी? है। अभी देखिए जो कोलिजम सिस्टम है, इसको मतलब मेजरली कहा जाता है कि एक्सक्लूजन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। यस। ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो जो मोरालिटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक इथोस है, उसको वायलेट करता है। क्योंकि और एक है कि फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, ये अभी रिसेंटली एक एसोसिएट डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का और एक एनजीओ का मिलके एक सर्वे हुआ था। जी उस सर्वे में क्लियरली पाया गया था कि जैसे ओबीसी, एससी, एसटी और वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है जुडिशरी में, ये बहुत लैकिंग है। मतलब ये इनडायरेक्टली कुलिज्म को ही क्रिटिसाइज कर रहे थे, बोल रहे थे कि कुलिज्म एक फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म का ये कर रही है, मतलब एक ग्राउंड बना रही है, तो डेडली ये कॉम्बिनेशन बना दिया। हाँ डेडली कॉम्बिनेशन हो जा रही है। और ये भी है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, वो चलती है प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, बैलेंसेस उसको पे। क्लियरली वायलेट करता है। और ये जो प्रोसेस है ना, क्लोज डोर्स का प्रोसेस है, बहुत ही ऑपैक है, इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और हाँ आपको ये भी मैं बोलूंगा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में एक बड़ा सा डिबेट में डॉक्टर अम्बेडकर जी बहुत ही सही से कहा था, कि जी बोले थे कि आप किसी को भी वीटो पावर नहीं दे सकते। जी एवं आप देखिए,
हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ना इवन प्रेसिडेंट को भी वीटो पावर नहीं है। बिल्कुल, आप एब्सोल्युटली। क्लियर से कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है कि कोलिजन सिस्टम में जुडिशरी को वीटो पावर है कि उनको अपॉइंटमेंट और कमीशन में, जो अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर्स में उनको वीटो पावर है। ये क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है। और एक बड़ा इशू है कि अभी देखिए, जैसे आर्टिकल 74 है, ये क्लियरली लिखा रहता है कि जो भी प्रेसिडेंट डिसीजन लेगा वो किसका डिसीजन लेगा, विद द एड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनकी एडवाइस और इनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एड एंड एडवाइस पे प्रेसिडेंट काम करना चाहिए। ये जी। क्लियर है आर्टिकल 74 में। हम्म। लेकिन ये अभी जो कोलिजन सिस्टम है हम्म। उसको फॉलो नहीं करता है। जो आर्टिकल, जो काउंसिल मिनिस्टर्स एड एंड एडवाइस है, वो हम्म। हमारी फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जो हमारी डेमोक्रेसी का, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, हम्म। और उसी को ही वायलेट करती है कोलिजन सिस्टम। हम्म। और एक है कि ये क्लियरली देखिए, आप 19 प्री कोलिजन एरा के पास चले जाओगे तो हम्म। आपको ये जो सुप्रीम कोर्ट के पास जो केसेस थे ना, बर्डन अभी जो अराउंड 60,000 टू 70,000 केसेस है सुप्रीम कोर्ट के पास, मैं बोल रहा हूँ, बाकी तो 3 करोड़ तक तो पास हो चुकी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास जो केसेस थे ना, जो 1993 के पहले इतना केसेस नहीं होते थे, इतना लिटिगेशन नहीं होता था। ये कोलिजन सिस्टम का ही डिफॉल्ट है, इतना बर्डन बढ़ने का इनडायरेक्ट बर्डन है। और आप एक बोल सकते हो कि जुडिशरी का इतना डाइकोटमी है। आप देखिए, जो आर्टिकल 145 क्लॉज 3 में जुडिशरी को, सीजीआई को पावर दिया है, उन्होंने बोला है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बना सकते हो आप डिफरेंट रीजन्स पे इंडिया में। अभी देखिए, जो केरला से एक किसी को केस सुनना है, आना है, उसको राजधानी एक्सप्रेस में आने के लिए 40 घंटा लगते हैं, और फ्लाइट से आने के लिए उसको 20,000 खर्चा होते हैं, और उसको 3 दिन 2 दिन उसको सुप्रीम दिल्ली में ठहरने के लिए से कितना खर्चा होता है। आप ये जुडिशियल बर्डन कर रहे हो। आप कोलिजन सिस्टम के बारे में बात करते हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। आप देखिए, अभी रिसेंटली देखिए, इनकी जो केसेस है, कश्मीर के इश्यू पे केसेस नहीं नहीं करेंगे, उनके पास टाइम नहीं है। लेकिन कुछ केसेस होते हैं 1 दिन में सुनवाई हो जाती है। तो ये कोलिजन सिस्टम का डाइकोटमी है ये। तो आप ये कोलिजन सिस्टम को ना पूरा जुडिशरी को ही, जो जुडिशरी हमारी जो होती है एक रेस्पेक्टेबल, हम जब भी हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का नाम लेते हैं तो ऑनरेबल हाई कोर्ट, द एपेक्स कोर्ट करके हम लेते हैं, क्योंकि जुडिशरी जो है हमारी गार्डन है, कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डन है। तो आप उसी को ही आप सही से नहीं रखोगे मॉरली, तो आपका कौन सुनेगा ये बात। यही मेजर इश्यू है। और एब्सोल्युटली। डॉक्टर अंबेडकर का जो वर्ड्स है कि आप किसी को भी वीटो पावर नहीं देख सकते हो, आपको एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी रन करने के लिए। Absolutely. I think pendency of cases and judicial burdening is altogether a different issue. We'll discuss it some other day. And now, as Mother beautifully has put up, now I think it has time come up that the Supreme Court should put up, regional benches. But then, there are certainly challenges with it. For example, I'll give you when the incumbent Chief Justice of India was the Chief Justice of Uttar Pradesh High Court. Now, the, the lawyer sent a proposal to increase the strength of the bench or the high court. Now there is already a provision of additional judges. He was not able to fill the vacancies which were already there because there was, not appropriate talent going into the judiciary. And today also, Madhav, we face the same issue. Guys goes to IIT and yesterday only the CGI reiterated that the qualifying CLAT does not merely tells you that you have the right ethos to become, to come into the judiciary. So the point is that the right talent has to be diverted into the judiciary, and that you can do only by creating a great infrastructure, facilities, and
whatever you want, because until unless you don't send good talent out there, nothing is going to happen. uh, that I can tell you, because I'm myself is an advocate, so I can tell you very, from a very deep perspective. Madhav, any concluding remarks? अभी अभी आपने सही बोला है कि जो जुडिशरी का मेन प्रॉब्लम होता है कि जो बैकग्राउंड वर्क होती है, हमें जो जजमेंट सुनाने में ठीक है जजेस होते हैं, जो बैकग्राउंड सपोर्ट होती है वो इंडिया में ना एक करियर अप्रोच नहीं है। आप जैसे यूएसए में चले जाओगे, आप जैसे उधर क्या होता है कि आपका जो एडवोकेट का जो प्रोफेशन होती है वो एक बचपन से वो बनना चाहता है। जी। जैसे आप इंडिया में सुनोगे आपको डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, लेकिन हम्म। आपको कोई एडवोकेट बनना बहुत कम लोग सोचते हैं। इनफैक्ट एक इंडिया में। सेकेंडरी प्रोफेशन करने लगते हैं। लेकिन आप जैसे आपके घर में आपके पापा जज है, आपके जो जो रिलेटिव जज होंगे, तो आप उसमें जाना चाहते हो, लेकिन जो नॉन जुडिशरी फैमिली होती है जी उसका जी। कोई मोटिव नहीं होता जाने में। तो आपने सही एब्सोल्युटली। बोला है कि नेशनल जुडिशियल जो जो सर्विसेज है ये लाना चाहिए। हाँ, तो उसका उसका ये जो उसका भी अपना टूरिज्म एक का, प्रॉब्लम है, उसका भी अपना एक प्रॉब्लम है, हाँ क्योंकि लैंग्वेज विल बी द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दैट, बिकॉज आपका हाँ जो सही लोअर बोले लोअर। आप। ये जो ये जो अपने लैंग्वेज की बात उठाए ना, ये भी कोलिजन सिस्टम का एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है, फॉर एब्सोल्युटली। एग्जाम्पल, ये जो कोलिजन सिस्टम है ना, जो जब जजेस अपॉइंट होते हैं, ये इनको ये माइंड पे नहीं लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप यूपी का जो जज होता है, जो यूपी का बिलोंग करता है और बिहार से बिलोंग करता है, वो जजेस को आप जाके केरला में और तमिलनाडु आंध्रा में अपॉइंट करते हो, सीजीए और कोई भी हाईकोर्ट जजेस पे। उधर हाँ, क्या होता है कि उधर की जो लोकल लैंग्वेज डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, पूरा ट्रांसफर करना पड़ता है, उसी में हाँ, टाइम लगता ट्रांसलेट किया जाता है, एंड दैट एड्स टू द एक्सपेंस at which you get justice. Now that is a है। out of pocket expenditure on the client. We don't pay for it. Client has to pay for it, because it's a rule. Every high court has a rule that the every document that, क्योंकि जो लोअर कोर्ट्स में आते हैं, मान लिया आप पंजाब में है तो वहां गुरमुखी चलती है, तो वहां मान लिया कोई एफआईआर लिखी गई या कोई एविडेंस सबमिट किया गया तो वो गुरमुखी में होगा, बट देन व्हेन द पिटिशन गोज टू द हाई कोर्ट, द लैंग्वेज हैज टू बी इन इंग्लिश, द इंटरप्रिटेशन गेट्स चेंज. My largest issue is the interpretation, and the intention gets changed in English. That's also a problem, and that has to be sorted out, and that is where the AI and the technology can pitch in and solve this issue, because it's a very large issue, Madhav, I tell you. क्योंकि आपका, एग्जैक्टली। हाँ, तो आपने कही, बट खैर ये एक अलग टॉपिक है, जुडिशियरी में तो बहुत सारी प्रॉब्लम है. लेट्स स्टिक आवर डिस्कशन टू कोलिजियम इन एनजीएससी. What's the way forward? Has the time come for the NGSE, or does it still has to wait? अभी देखिए, अभी जो जैसे यूनियन मिनिस्टर वाइस प्रेसिडेंट ने ओपनली ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा क्रिटिसाइज करना भी Hmm. सही नहीं है। क्योंकि जो जुडिशरी का भी जो है ना, उसका भी एक व्यू था कि भाई, जैसे हम इमरजेंसी के टाइम पे हुआ था, जैसे हमारे जो जजेस की जो अपॉइंटमेंट थी, Hmm. सीजीआई को जो अपॉइंट करने के टाइम पे जो थ्रू दो तीन सीनियर मोस्ट जजेस को बाईपास करके अपॉइंट कर दिया। Hmm. तो उनका भी जुडिशरी का भी कंसर्न है कि कोलिज्म सही नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरा एग्जीक्यूटिव के हाथ में भी अपॉइंटमेंट, ये भी सही नहीं है। आप फॉर एग्जांपल, ये जो इशू को मतलब रेटिफाई करने के लिए वे बोर्ड में एक ही है कि कंटिन्यूअस एंड कोलैबोरेटिव डिस्कशन बिटवीन द टू बॉडीज। Two body. अभी जैसे 22nd लॉ कमीशन भी अभी जो अपॉइंट किए 2020 में, जी तो ऋतुराज अवस्थी के अंडर, तो आप उसी को भी, उनको भी पूछा गया कि कोलिजन के बारे में, तो अभी वो रिपोर्ट भी आने वाली है उसके जी. बेस में। और हमें, जैसे देखो, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वेस्ट मिनिस्टर मॉडल है, जैसे यूके का मॉडल है, Yes, yes. तो हम उससे भी सीख सकते हैं। जैसे यूके में देखिए, जो अपॉइंटमेंट का जो होती है, उनकी अलग से ना एक सिलेक्शन कमीशन होता है। जी. सिलेक्शन कमीशन क्या होता है कि उनका क्लियर है भाई, मेरिट मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट। ऐसा नहीं है कि उनका पहले से कि इस सीनियर को सेलेक्ट करना है और जो हाँ, 10 साल का एडवोकेट है उसी को सेलेक्ट करना है, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है उनका। ये उनका प्रॉब्लम है. मेरिट बेस्ड है। एक डाइवर्स सिलेक्शन कमीशन होती है, और जी. वो लिस्ट बना के
पीएम को भेजती है, पीएम अपॉइंट करता है, और जो किंग होता है, जो क्वीन होती है, वो ये करते हैं। वो एक अपॉइंटमेंट, एक अप्रोच भी हम लोग ले सकते हैं। और एक यूएसए का जो होती है, जी जो उधर सेनेट एडवोकेट कमीशन होती है, वो जी कुछ मेंबर को सिलेक्ट करती है, वो जी मेंबर फिर सेनेट को देती है, वो वोट करते हैं, जी फिर प्रेसिडेंट के पास जाती है अपॉइंट करने के लिए। तो ये जजेस का जो अपॉइंटमेंट है ना, जुडिशरी का, बहुत डेमोक्रेटिक प्रोसेस होना चाहिए। ऐसा एब्सोल्युटली नहीं है कि जजेस जजेस अपॉइंट करना ये सही नहीं है। अभी यूके मॉडल, यूएसए मॉडल भी एक अच्छा हमारे लिए सजेशन है। suggestion. Absolutely. And I think the time has come that the judges being appointed by judges in dark rooms has to see the light of the day. And we need to establish a more transparent system and a more democratic system for the appointment and transfer in judiciary. That was all in this session of AB Discuss with Maddie. I hope you all liked it. I wish you a very happy day. Take care, keep smiling, keep healthy. And if you have any doubts, you can always contact us on in the comment box or 8630 711 706. Have a nice day. Bye bye. Thank you, Madhav. थैंक यू अभी।